तो हम लोग बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। हर स्प्रिंग का एक नेचुरल लेंथ होता है। अच्छा, उसके पहले स्प्रिंग के एक एंड को हम लोग फिजिक्स में दीवार से बांध देते हैं, टाइट कर देते हैं, ताकि इस एंड में कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है। दूसरा एंड फ्री एंड होता है, जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट को एक टाई कर देते हैं। लेट्स से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको यहाँ पे स्प्रिंग के फ्री एंड पे बांध दिया गया है। Now this object is free to slide on the floor. ऑब्जेक्ट लेफ्ट राइट दोनों साइड स्लाइड हो सकता है। मीन पोजीशन जब स्ट्रिंग का लेंथ नेचुरल लेंथ है, लेट्स से स्प्रिंग का लेंथ L होता है, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन में L स्ट्रिंग का लेंथ होता है, तो इस L लेंथ पे इसको जीरो मान लेते हैं, x इज इक्वल टू जीरो। ओरिजिन हम लोग इसको मानते हैं। अब अगर ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स लगाया जाता है लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में, यह वन डायमेंशनल मोशन होगा। ये ऑब्जेक्ट या तो राइट जा सकता है या लेफ्ट जा सकता है। ऊपर नीचे हम लोग उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। अनडिस्टर्ब लेंथ ओरिजिन पे है ये। अब इसके ऊपर अगर राइट की तरफ फोर्स लगाएंगे, हम लोग एक्सटर्नल फोर्स राइट की तरफ लगाएंगे, तो स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट x इज ग्रेटर देन जीरो होगा। एंड स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर? एक एक्सटर्नल फोर्स तो लगेगी। एक एक्सटर्नल फोर्स अगर राइट की तरफ लगाते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाएगा। लेट्स से आई ड्रॉ द स्प्रिंग का के द्वारा जो फोर्स लगा है वो रेड से मैंने मार्क किया, स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाएगा, है ना। तो जब जब स्प्रिंग का लेंथ स्ट्रेच होकर के इस पोजीशन पे पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट इसका x है, x इज पॉजिटिव, तो स्प्रिंग के द्वारा फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। स्प्रिंग इधर अटैच है तो इधर ही खींचने की कोशिश करेगा, इधर ही खींचने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। फोर्स व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय ए लेंथ x, ये कितना होगा? माइनस ऑफ k टाइम्स x, वेयर k is the spring constant, x is the extension या compression in the string। compression भी हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स राइट साइड से लगा दिया जाए, इस तरफ से फोर्स ऑब्जेक्ट की तरफ लगा दिया जाए, तो स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा? स्प्रिंग विल अप्लाई अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन। स्प्रिंग अब इसको पुश करेगा, पुल नहीं करेगा। स्प्रिंग इसको पुश करेगा राइट साइड की तरफ, और जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, again obtained by the same formula, force applied by the spring is equal to minus into k into x। अब देखो x नेगेटिव है, x नेगेटिव है और एक नेगेटिव यहाँ पे भी है, माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इसका पॉजिटिव हो जाएगा। और जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, दोनों फोर्स बराबर होंगे, अप्लाइड फोर्स जब Fx के बराबर होगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुका है, ठीक है। तो force applied by the spring is minus of k into x, where k is the spring constant। spring constant, तो spring दोनों तरह की होती है, सॉफ्ट भी होती है एंड स्टिफ भी होती है, हार्ड भी होती है। दोनों तरह की स्प्रिंग होती है ना। कोई कोई स्प्रिंग सॉफ्ट होती है, कोई स्प्रिंग हार्ड होती है। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ k is large k means स्टिफ स्ट्रिंग, स्प्रिंग को प्रेस करना इज डिफिकल्ट। स्टिफ स्प्रिंग, स्मॉल वैल्यू ऑफ के सॉफ्ट स्प्रिंग, जैसे पेन का स्प्रिंग होता है। टिप टॉप वाली पेन में, ये टिप टॉप वाली नहीं है, टिप टॉप वाली पेन के अंदर रिफिल में एक स्प्रिंग लगा होता है, दैट इज अ सॉफ्ट स्प्रिंग, तो हल्का सा दबाव दब जाएगा। एंड एक स्प्रिंग ट्रेन के चक्के में, डब्बे में भी लगी होती है ना, चक्के के ऊपर एक स्प्रिंग लगी होती है ट्रेन में, देखे हो? दैट इज वेरी हार्ड, उसके ऊपर कितना वजन डाला जाता है, दैट्स अ वेरी हार्ड स्प्रिंग। दोनों तरह की स्प्रिंग हो सकती है। तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा ये तो हम लोग निकाल, अब वर्क भी निकालना पड़ेगा। हम लोग का चैप्टर तो वर्क डन है, वर्क भी निकालना होगा। देखो स्प्रिंग जो फोर्स अप्लाई कर रही है दैट इज माइनस के इंटू एक्स, माइनस के इंटू एक्स। तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट अगर प्लॉट किया जाए, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फोर्स जीरो है, स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ में है तो फोर्स जीरो है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो फोर्स नेगेटिव होते चले जाएगी।
डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो फोर्स पॉजिटिव। देखो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे x पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा फोर्स विल एक्ट इन विच डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, फोर्स नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, फोर्स इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड तुम्हारा वही है k into x, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग का फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो इसकी स्ट्रेट लाइन अगर प्लॉट करोगे x इज इक्वल टू 1 जब होगा, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1, इसमें पेन नहीं चलेगी, ओके लेट इट बी। अगर डिस्प्लेसमेंट मान लो इस पॉइंट पे 1, डिस्प्लेसमेंट 1 है तो स्प्रिंग फोर्स कितना अप्लाई करेगा, माइनस के, माइनस के। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट -1 है तो स्प्रिंग का फोर्स कितना हो जाएगा, प्लस के। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगी, दैट इज द ग्राफ ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन अगर निकालना है, स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ पे थी, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करके यहाँ तक स्ट्रेच किया गया है, XM पोजीशन तक उसको स्ट्रेच कर दिया गया है ना। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके स्प्रिंग को इस पोजीशन तक स्ट्रेच कर दिया। Then what is the work done by the spring force? Work done by the spring is equal to, इंटीग्रेट करते थे हम लोग 0 से लेकर के XM तक, माइनस K into X मल्टीप्लाइड बाय dx। हर एक पॉइंट पे K into X फोर्स लगेगा एंड उसको dx स्लाइड डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते जाएंगे, तो क्या मिलेगा ये, माइनस KX² डिवाइड बाय 0 से लेकर के XM तक, यानी कि क्या आया ये, माइनस KXM² डिवाइड बाय, ठीक है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग नेगेटिव है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट था, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, सी हियर, सॉरी यस, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, लेफ्ट साइड में। हाँ यहाँ पे मार्क किया हुआ नहीं है, लेट्स डू इट आल्सो। अगर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में था, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, तो स्प्रिंग के द्वारा फोर्स इस डायरेक्शन में लगा था, फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो स्प्रिंग के फोर्स के द्वारा वर्क डन नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा देन इट विल बी पॉजिटिव, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा देन इट विल बी पॉजिटिव। तो KX² क्या आया ये, -1/2 K into XM²। तो माइनस को इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग, वर्क डन की बात कर रहे हैं तो वर्क डन में नेगेटिव से ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट स्टिल सी यहाँ पे पिक्चर में लिखा गया है, माइनस यहाँ पे भी रखा गया है, व्हाई, बिकॉज द ट्रायंगल इज बिलो द एक्स एक्सिस। अब एरिया निकालने की अगर कोशिश करो, इस ट्रायंगल का एरिया OAB, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, OB का लेंथ क्या है, XM, AB का लेंथ क्या है, K टाइम्स XM, है ना। एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 into base is XM into height is K times XM, that is equal to 1/2 K times XM²। नेगेटिव क्यों है, एरिया कभी नेगेटिव होता है क्या, एरिया कभी नेगेटिव होता है, बट इट इज बिलो द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस है इसलिए इसको नेगेटिव बताया गया है। K टाइम्स XM का जो वैल्यू आएगा, AB का जो लेंथ आएगा K टाइम्स XM, दिस नंबर इज नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन भी आ रहा है, ठीक है, ओके। तो वर्क डन तो हम लोग निकालते हैं। अब एनर्जी, potential energy of the spring is equal to work done on the spring, potential energy of the spring is equal to 1/2 KXM², है ना। इतनी एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी अगर स्प्रिंग को XM लेंथ से स्ट्रेच कर दिया गया है या कंप्रेस कर दिया गया है, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। बी लिखो या सिंबल बुक में वी दिया है तो लेट्स आल्सो फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट, बी, पोटेंशियल का सिंबल हर जगह वी यूज करें। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज V टाइम्स KXM², और ये नेगेटिव भी था, नेगेटिव था तो लगा दो,
एंड dv by dx हम लोग को क्या देता था, dv by dx क्या देता था, माइनस कोस नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। तो नेगेटिव ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 1/2 के एक्स एम स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ से, माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स एम, या फोर्स अप्लाइड एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ के टाइम्स एक्स। फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग ये होगा, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे, तो सब कुछ सेट हो रहा है ना पिक्चर में, सब कुछ सेट हो रहा है। मीन पोजीशन पे जब स्प्रिंग होती है तो वहां पे पोटेंशियल उसके अंदर जीरो होता है। सी हियर पोटेंशियल का ये वाला लाइन है, ये ना, ये पोटेंशियल का ग्राफ। स्प्रिंग अगर मीन पोजीशन पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। व्हाई, स्प्रिंग को यहाँ तक स्ट्रेच किया गया था, यहाँ तक स्ट्रेच किया गया था, फिर उसको छोड़ दिया गया, तो उसमें एनर्जी आएगी, एनर्जी आती जाएगी, ऑब्जेक्ट पे एनर्जी आती जाएगी, है ना। और एनर्जी कितनी होगी एट एनी पोजीशन, एनर्जी दिस इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पोटेंशियल इज V। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है 1/2 के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 1/2 एम वी स्क्वायर एट एनी पोजीशन। V की वैल्यू क्या है इस पे अभी नहीं जाने की जरूरत है, जो भी वैल्यू होगी हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी एंड हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, यही इस ग्राफ में दिया गया। सी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों का फॉर्मूला सेम, जब मैक्सिमम पोजीशन पे होगा तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम पोजीशन पे है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे जब आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। फिर दूसरे साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये वाली है, ये जीरो है, ये पोटेंशियल है, एंड इन दोनों का सम, दोनों का सम इज फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम तो फिक्स ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम। तो लेट्स सी सम क्वेश्चन। To simulate car accidents, auto manufacturers study the collision of moving cars with mounted springs of different spring constants. Consider a typical simulation in which a car of mass 1000 kg with speed 18 km per hour on a smooth road colliding with a horizontally mounted spring of spring constant 6.25 into 10 to the power 3 Newton per meter. What is the maximum compression in a spring? क्या क्या दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट है 6.25 into 10 to the power 3 न्यूटन पर मीटर। वेलोसिटी कितनी दी है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये याद कर लो 18 इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसको याद करो। 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। कार का मास भी दिया है 1000 केजी। काइनेटिक एनर्जी कार की क्या है के, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2 1000 into v स्क्वायर इज 25। ठीक है, लेट इट बी, इसको कैलकुलेट करने के नंबर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जब स्प्रिंग में कंप्रेशन हो जाएगा तो ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये क्या होगा 1/2 into k into x m स्क्वायर, 1/2 into 6.25 into 10 to the power 3 into x स्क्वायर, ये दोनों बराबर होंगे। इक्वेट करो 1/2 into 1000 into 25, this is equal to 1/2 into 6.25 10 to the power 3 into x m square। 1/2 cancel, 10 cube 1000 cancel, x m square is equal to
25 डिवाइड बाय 6.25 दैट इज 4। तो कॉम्प्रेशन कितना आएगा, xm इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर्स। कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग इज 2 मीटर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का वेरिएशन है। Consider the previous example taking coefficient of friction mu to be 0.5. Calculate the maximum compression in the spring. क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख दिया हूँ। कार ऑफ मूविंग मास 1000 kg, मूविंग विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्मूथ रोड। कोलाइडिंग स्मूथ रोड अब नहीं है, फ्रिक्शन यहाँ पे ले रहा है ना, फ्रिक्शन इज 1.5 0.5 कोलाइडिंग विद माउंटेन स्प्रिंग of spring constant 6.25 into 10 to the power 3 Newton per meter. What is the maximum compression in the spring? इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है it will be converted into potential energy plus work done against friction. Work done against friction भी हम लोग को कंसीडर करना होगा ना। So work done against friction क्या होगा, work done against friction is equal to frictional force into maximum displacement that is x। frictional force कितना होगा, म्यू इंटू एम इंटू जी, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इंटू एक्सएम, ये हम लोग को वर्क डन बाय फ्रिक्शन। नाउ इक्वेटिंग 1/2 एम वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/2 के टाइम्स एक्स एम स्क्वायर प्लस म्यू इंटू एम जी इंटू एक्स एम। अब ये देखो एक्स एम में क्वाड्रेटिक बन रहा है, एक्स एम यहाँ भी है, एक्स एम यहाँ भी है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे लीनियर टर्म है, बाकी सारे कांस्टेंट्स है, बाकी सब हमें पता है। 1/2 एम वी भी पता है ना 18 किलोमीटर पर आवर, के स्प्रिंग कांस्टेंट 6.25 into 10 to the power 3, एक्स एम निकालना है, म्यू भी दिया हुआ 0.5, म्यू भी गिवन है। तो लेट्स फ्रेम में क्वाड्रेटिक k टाइम्स एक्स एम स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर जाए 2 टाइम्स म्यू इंटू एम जी इंटू एक्स एम माइनस एम वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व करोगे तो एम इज इक्वल टू -2 म्यू एम जी प्लस या माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 4 टाइम्स म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स के एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2k। ठीक है, अभी बहुत ही गंदा सा लंबा सा इक्वेशन आया है, देखने में बहुत गंदा लग रहा है, बट टू गेट द आंसर यू हैव टू सॉल्व दिस। आंसर निकालने के लिए इसको सॉल्व करना होगा। देखो सारी वैल्यूज हमें पता है, 2 कांस्टेंट है, म्यू पता है 0.5 है, एम 1000 है, जी 10 ले लो आसान होगा, 4 म्यू पता है, एम पता है, जी पता है, के पता है, एम पता है, वी पता है, सब कुछ हमें पता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। जब सारी वैल्यूज इसको डाल के कैलकुलेट करोगे तो x इज इक्वल टू 1.35 मीटर्स के आसपास आता है, एक्स एम इज इक्वल टू 1.35 मीटर्स। ठीक है, तब देखो पिछली बार कितना कॉम्प्रेशन था, 2 मीटर्स था, इस बार कितना हुआ 1.35 हो गया, कितना कम हो गया, कॉम्प्रेशन इज वेरी लेस इन दिस केस, वेरी लेस कॉम्प्रेशन हो। फ्रिक्शन कितना एनर्जी वेस्ट कर गया, कितना एनर्जी वेस्ट हो गया,